हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थी जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सब के लिए आज का ये सामान्य विज्ञान का वीडियो समर्पित है। आप सभी अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, दिन रात मेहनत करें, मेहनत का फल बहुत अच्छा होगा, बहुत मीठा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीच मैंने एक वीडियो रखा था सामान्य विज्ञान पार्ट 1, तो इसको आप देखेंगे। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे या कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। मैं हमेशा मिलता हूं आपको यहां। जो भी मुझसे जुड़ना चाहे आजाद जेपीएससी एकेडमी है ना, आजाद जेपीएससी एकेडमी, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। मैं यहां आपको मिलूंगा जेपीएससी के लिए। तो मध्य प्रदेश के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने जेपीएससी का फॉर्म भरा है या भविष्य में भरने वाले हैं, आप मुझसे यहां जुड़ सकते हैं, है ना। बाकी आप अपने प्लेटफॉर्म पे ही सही है ना। तो यहां मैं जेपीएससी की विशेष तैयारी करा रहा हूं और यहां रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो में मैंने काफी चीजों को रखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़े छोटे छोटे लिख रखे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले और मेरी बातों को, कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आप चीजों को नोट कर सके। ज्यादा आप कोशिश करें कि दिमाग में डालें, क्योंकि कंटेंट जब आपके दिमाग में होते हैं ना, वही आप एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, याद करने का कोशिश करें और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं याद कराते चलूं। चलिए, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र एक्चुअली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। परिसंचरण तंत्र में क्या आते हैं? हृदय यानी हार्ट, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं, इनको मिला के इन सबको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने क्या की थी? परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक, अब सवाल उठता है कि रुधिर का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। अब आते हैं हम हृदय पे। सबसे पहले हृदय को देखते हैं। तो हमारा जो मानव शरीर का जो हृदय है वो 4 कक्षीय है, यानी हमारे हृदय में 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर कैसे कैसे हैं? तो ऊपर देखिए, दायां अलिंद इधर, इधर बायां अलिंद, यानी लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट ऑरिकल होगा। ठीक है, नीचे होगा 2, यानी दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका जो भार सामान्यतः हृदय का, यानी जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट कहां होता है? लेफ्ट साइड में। मानव के लेफ्ट साइड इधर हार्ट होता है। हार्ट का जो भार होगा वो होगा 300 ग्राम के आसपास। ठीक, और वैसे आप देखिएगा शरीर के भार का 5% के आसपास। ठीक है, अब यहां पे सबसे ज्यादा जो भार है हार्ट का, वो किस जीव का होता है? तो ब्लू व्हेल का 750 ग्राम होता है हार्ट का भार। ठीक है, अब देखिए चैम्बर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कितने चैम्बर किसमें है। तो मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सरीसृप है। सरीसृप क्या होते हैं? जो जमीन को पकड़ के ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, जमीन को पकड़ के ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, उनको बोलते हैं सरीसृप। उनमें 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग मतलब मछली वर्ग में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक, और सरीसृप, सरीसृप मैंने बताया चलने वाले, जमीन को पकड़ के चलने वाले, ऊपर नहीं उठ सकते हैं, वो जमीन को पकड़ के चलेंगे। जैसे मानो क्या है, सरीसृप नहीं है, आप पैर को ऊपर उठाते हैं, नीचे ऊपर नीचे से करते हैं ना। सांप को देखिए, सांप सरीसृप है, पकड़ के चलता है। उभयचर, उभयचर एम्फीबियन को बोलते हैं, यानी जो जल और स्थल दोनों में रहता है। उभयचर का सबसे बढ़िया उदाहरण है मेढक। मेढक को देखिएगा पानी भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो सरीसृप और उभयचरों में 3 चैम्बर होते हैं। आप बोलेगा सर घड़ियाल सरीसृप है, तो हाँ इसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सरीसृप होंगे उनमें 3 चैम्बर। ठीक है, चलिए रक्त में, शरीर में रक्त परिसंचरण कौन करता है? तो वो करता है धमनी। धमनी यानी आर्टरीज। आर्टरीज क्या करता है? शरीर में रक्त परिसंचरण करता है। हृदय के शुद्ध रुधिर, देखिए शुद्ध रुधिर किसको बोलते हैं? जिस रुधिर में ऑक्सीजन मिला हुआ हो उसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब शुद्ध रक्त, यानी हृदय के शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। क्या कौन ले जाते हैं? ये धमनी ले जाते हैं। ठीक, सबसे बड़ी धमनी, ये काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है महाधमनी यानी ऑर्टा। ठीक है, एक इसका उदाहरण मतलब अपवाद है, अपवाद का उदाहरण है पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। क्या? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का वहन करती है। धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध रक्त ले जाती हैं। ठीक, धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त वहन करती है, यानी अपवाद हुआ। ठीक, अब आते हैं वेन्स में। हमारे बॉडी में वेन्स भी है, सिरा जिसको बोलते हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती है। वेन्स का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन इसका एक अपवाद है
पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मतलब वेन मतलब फुफ्फुस सीरा, इसका भी एक अपवाद है, ठीक है। अब हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन की जांच कैसे करते हैं? तो ईसीजी से। कभी देखिएगा हृदय स्पंदन की जांच डॉक्टर करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। चलिए, नाड़ी स्पंदन। देखिए, कभी भी कोई बीमार होता है तो दो तीन चीज बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है। पहला बीपी, ब्लड प्रेशर, कि इसका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर को मापते किसमें है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर में। बीपी कितना होना चाहिए सामान्यतः? 120/80, 120 mmHg और बटा 80 mmHg। ऊपर वाले को बोलते हैं 120 को सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ध्यान दीजिए, बीपी क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, पूरे बॉडी में। अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, दैट मींस आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। और अगर वो हाई है ना, हाई है या लो है, तब फिर उसके लिए दिक्कत होता है बॉडी में। मतलब आपको, क्योंकि बॉडी में क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, तभी हम बोल पा रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। नाड़ी स्पंदन, ये डॉक्टर जब जाते हैं ना तो ऐसे छूते हैं ना। नाड़ी स्पंदन कितना होना चाहिए? 72 से 80 बार प्रति मिनट। लेकिन हार्ट स्पंदन कितना होना चाहिए? तो 72 प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट हृदय स्पंदन होना चाहिए, ठीक है। हृदय स्पंदन के ध्वनि को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। उससे ऐसे ऐसे डॉक्टर लगा के और यहां पे रखते हैं, जांच करते हैं कि 72 बार प्रति मिनट इसका हृदय धड़क रहा है कि नहीं, है ना। लब डब आवाज सुनाई देता है। अप डाउन, हृदय से पंप करते रहता है, खुलते रहता है, सिकुड़ता है, खुलता है, सिकुड़ता है, खुलता है, सिकुड़ता है ऐसे। और वहां से लगभग 5 लीटर रक्त पंप करते रहता है। बहुत सबसे व्यस्त अंग जो है मानव शरीर में वो है दिल, यानी हार्ट को ही बोलिए आप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों में देखिएगा कि हृदय उनका बहुत तेजी से धड़कता है, धड़ 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 ऐसे, है ना। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन, यानी हृदय परिवर्तन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये थे साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक। इन्होंने 1967 में, 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे डॉक्टर साउथ अफ्रीका के, इन्होंने सर्वप्रथम हृदय परिवर्तन किया था, ठीक है। भारत के कौन से थे जिन्होंने हृदय परिवर्तन किया था? तो वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। ये न्यू दिल्ली के थे और 1994 ईस्वी में इन्होंने ऐसा किया था। अब आते हैं ब्लड पे। ब्लड की बात करते हैं। मानव शरीर में ब्लड क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक किसको बोलते हैं बता देते हैं। सेल मानव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, या मानव शरीर की मूलभूत यूनिट है, ठीक है। सेल, कई सेलों को मिलाने के बाद टिश्यू का निर्माण होता है, यानी ऊतक बनते हैं। कई ऊतक को मिलाने के बाद ऑर्गन बनते हैं, यानी अंग बनते हैं। और कई अंगों को मिलाने के बाद बॉडी बनते हैं। जैसे यूं बोले, अगर हम एक एग्जांपल लें, कई ईंटों को मिलाने के बाद एक वाल बनता है। कई वाल को मिलाने के बाद एक दीवार बन गया, मतलब वाल, सॉरी बोल रहा हूं मैं, कई वाल को मिलाने के बाद पूरा स्तंभ खड़ा हो गया, उसके बाद फिर आपका घर बन जाता है, कमरा बनता है। कई वाल यानी कई दीवार को मिलाने के बाद कमरा बनता है, कई कमरों को मिला के घर बन जाता है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, सेल जो है सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा यूनिट, मतलब ईंट के समान है। उसके बाद जैसे आपका दीवार खड़ा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? टिश्यू। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं, तो टिश्यू, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी टिश्यू है, ठीक है। अब ब्लड में आते हैं। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये। मानव शरीर के ब्लड का पीएच मान क्या होगा? 7.35 से 7.45, यानी ये क्षारीय होगा। ब्लड को जब आप चखेंगे, अब चखना नहीं है, ब्लड को जब आप थोड़ा सा टेस्ट करते हैं तो क्षारीय लगता है, मतलब हल्का कड़वाहट टाइप का लगेगा। अम्ल क्षार क्या होता है? तो 0 से लेकर 14 तक का मतलब पीएच मान रखा गया है, पीएच स्केलिंग की गई है। अगर 0 से 7 तक है, 7 के पहले तक, यानी मतलब 7 के पहले तक, तो वो होगा अम्लीय। 7 है तो वो न्यूट्रल, जैसे जल का स्वाद ना तो अम्लीय यानी खट्टा, अम्ल मतलब खट्टा, क्षार मतलब कड़वा, तो ना तो अम्लीय है जल और ना ही क्षारीय है, ठीक है। और 7 से 14 तक जो होगा, 7 से ऊपर मतलब और 14 तक, तो वो होगा क्षारीय। तो हमारा रक्त कैसा है? क्षारीय है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्लड 2 चीजों से मिलकर बनता है मुख्य रूप से। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा पीले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है, ठीक है ना। और दूसरा बनता है रक्त कोशिकाएं, ठीक है, ब्लड सेल्स कह लीजिए। ये होता है 45% यानी 45%, और ये होता है 55% प्लाज्मा। अब आते हैं आगे। रक्त कोशिकाओं को हम 3 भाग में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, यानी रक्ताणु, हिंदी भी याद करिएगा। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं?
एरिथ्रोसाइट यानी रक्ताणु भी बोलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पट्टिकाणु। ये तीनों मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें से तीनों में कोई भी में भी गड़बड़ी होगा तो आपके बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC, अब RBC का काम क्या है? RBC हमारे बॉडी में कम नहीं होने चाहिए। RBC कम होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। देखिए RBC क्या है? ब्लड, लाल कणिकाएं, लाल लाल कणिकाएं। WBC क्या है? व्हाइट व्हाइट दिखेगा आपको। WBC मानव शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है, मतलब हमको रोगों से लड़ने में बहुत मदद करती है। और प्लेटलेट्स बहुत ही जरूरी है। रक्त का थक्का मतलब रक्त स्कंदन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेटलेट्स अगर नहीं होगा, मानव शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो मानव शरीर के बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बहुत तेजी से निकलने लगेगा और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यानी जो आपका रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें इसको पकड़ के रखने, जमाने का मतलब काम करता है। अगर नहीं जमाएगा तो फिर ब्लड जैसे तैसे निकलने लगेगा, अंदर, बाहर नहीं, अंदर। अभी आगे बताएंगे थोड़ा डिटेल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो बोन मैरो में। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? स्प्लीन यानी तिल्ली को बोलते हैं, यानी प्लीहा को बोलते हैं। ठीक, एक यंत्र है जिससे आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। आरबीसी की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। क्या है? हीमोसाइटोमीटर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप ब्लड किसी को देते हैं, एक यूनिट बोला जाता है। एक यूनिट में कितना मिलीमीटर होता है? तो 450 मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर, मिलीमीटर नहीं, मिलीलीटर। ठीक है। रुधिर को, अब देखिए ब्लड, जैसे आपने डॉक्टर से ब्लड निकलवा लिया, ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कम होता है, 2 से 4-5 दिन होता है। अब आइए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट होगा। डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट होगा। डब्ल्यूबीसी 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग है ग्रेन्युलोसाइट्स, कणाकार, और दूसरा है अकणाकार। कणाकार और अकणाकार, ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इसमें 3 पार्ट होंगे कणाकार में। कौन कौन? देखिए, ये कभी भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये ब्लड का जो जांच होता है, सारे का जांच होता है उसमें। देखिएगा रिपोर्ट में सारा कुछ लिखा होता है। कणाकार में होगा एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 पार्ट होंगे। अकणाकार में क्या होगा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसी लिम्फोसाइट में होगा टी लिम्फोसाइट। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसे टी लिम्फोसाइट पर प्रहार किया जाता है, मतलब प्रहार करता है। एड्स के जो कण हैं वो प्रहार करते हैं और टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करते हैं। और टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करने के बाद व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रेशर में चला जाता है। चलिए प्लेटलेट्स की बात करें। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का स्कंदन, थक्का तो मत बोलिए, स्कंदन बोलिए इसको। रक्त का जमाव या रक्त का स्कंदन करती है। ब्लड जो है मानव शरीर के अंदर अगर सर्कुलेट कर रही है, उसको अगर हम जमा के नहीं रखेंगे तो ब्लड जैसे तैसे जहां तहां जैसे मान लिया जाए पानी, नल से पानी खोले, बाल्टी में स्टोर किए तभी वो आपके पास है, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। बाल्टी में स्टोर नहीं कर पा रहे तो वो धीरे बह जाएगी और फिर उसका कोई यूज नहीं होगा। उसी तरह मानव शरीर में ब्लड है, अगर ब्लड को हम थक्का जमा जमा के नहीं रखते अंदर तो फिर वह व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसकी संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की? तो 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर इसकी संख्या में कमी हो गई, प्लेटलेट्स मानव शरीर में इतने होना चाहिए, कितने? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर इसकी संख्या में बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो शरीर से अधिक रक्तस्राव होगा, बॉडी में ही, बाहर नहीं निकलेगा, बॉडी में ही, और व्यक्ति बीमार हो जाएगा और कुछ दिन बाद हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो आप पूछिएगा कि सर बॉडी में थक्का तो जमा दिया, थक्का कैसे बनता है? फाइब्रिन नाम का एक तंतु होता है जो एक जाल, मकड़ी का जाल जैसा बनाते हैं। फाइब्रिन
और आरबीसी जब मिलते हैं तो रक्त का स्कंदन होता है, यानी रक्त का एक तरह से थक्का बन जाता है और बॉडी में ब्लड बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। फाइब्रिन और आरबीसी जब मिलेंगे तो रक्त का थक्का बन जाता है, यह भी याद रखिएगा। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करके रखता है, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो एड्रिनल को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के रोगियों को बोला जाता है कि नमक का सेवन मत कीजिए या कम कीजिए, बिल्कुल कम। हाइपरटेंशन कब होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 यानी सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक 140/90 से ऊपर चला जाए या इतना हो तो अब आपको क्या होगा, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को बोलते हैं निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तचाप। हां, तो ये 100 से कम होगा तब आपका मतलब ऊपर का 100 से कम होगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। आपका सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 होना चाहिए, 120/80। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होगा, और ऑप्शन में देते हैं 80/120। ऐसा मत कीजिएगा, 120/80 होगा, ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, ये भी याद रखिएगा। आरएच फैक्टर, जब आप ब्लड किसी को डोनेट करते हैं ना तो वहां पे पहले चेक किया जाता है, ऐसे ही डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका बी पॉजिटिव किसी और का बी पॉजिटिव है तो मिलाया जाता है सैंपल कि आरएच फैक्टर मिल रहे हैं कि नहीं, अगर मिलेंगे तभी वो ब्लड आप दे सकते हैं। आरएच फैक्टर की खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस बंदर पर प्रयोग करके किया था, ठीक है। और आरबीसी को ज्ञात किया कि हां आरबीसी होते हैं, इतने होते हैं। लसिका, लिम्फ, एक होता है लसिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है लसिका। देखिए जैसे गाड़ी में आप ये लुब्रिकेंट्स डालते हैं ना तो गाड़ी के इंजन को बोले घिसने से बचाता है, मतलब एक तरह का काम वो चिकनाहट पैदा करता है। लिम्फ भी कुछ इसी तरह का है। लिम्फ मतलब लसिका, एक रंगहीन तरल पदार्थ जो टिश्यू यानी ऊतक और रुधिर वाहिकाओं के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है और यह घावों को भरने का काम करता है। जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। एक रंगहीन तरल पदार्थ जो टिश्यू यानी ऊतक और रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त यानी जो गैप है उसमें पाया जाता है, यह होता है लसिका यानी लिम्फ, घाव को भरता है। जैसे मान लीजिए ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका टिश्यू है, वहां पे किसी तरह का घाव हो गया तो भरेगा कौन, यही भरता है लिम्फ, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक, और यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं एबी को। सार्वत्रिक दाता बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप को और सार्वत्रिक गाही एबी को बोलते हैं। ब्लड ग्रुप 4 हैं, ओ, एबी, फिर ए और बी। भारत में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वालों की संख्या ज्यादा है। रुधिर में हिपैरिन प्रतिस्कंदक पदार्थ के कारण रुधिर को वाहिनियों में जमने से यह रोकता है हिपैरिन। अब देखिए वाहिनी में अगर जम गया तब भी दिक्कत है, आपका ब्लड सर्कुलेट बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड यहां से चला और यहीं रुक गया तो फिर ऊपर तो जाएगा नहीं, या फिर इधर से आया रुक गया तो जाएगा नहीं, तो मेरा हाथ तो काम नहीं करेगा ना। तो ये हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन प्रतिस्कंदक पदार्थ के कारण रुधिर को वाहिनियों में जमने से यह रोकता है, और जमने से रोकता है तभी ठीक ठाक है, नहीं तो जमा देगा तब भी दिक्कत। तो दोनों चीज याद रखिएगा, एक तो ये प्लेटलेट्स की ब्लड क्लॉटिंग करती है और दूसरा ये हिपैरिन इसके कारण जमने से रोकता है, रुधिर में वाहिनियों में जो ब्लड चलता है वो। तो ब्लड से संबंधित चीजें बहुत सारी हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सेल पे। सेल यानी कोशिका, ठीक, जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं सेल। सेल के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। खोज किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था। तो सवाल उठता है कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्यों, क्योंकि 1665 में इन्होंने सेल को खोजा था, लेकिन वो मृत सेल था, डेड सेल था। जीवित सेल 1674 में ल्यूएनहॉक ने खोजा था। देखिए सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1674 में की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को किसने खोजा था, तो एंटोनी ल्यूएनहॉक, केवल याद रखिए आप, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1674 में खोजा था, ठीक। कोशिका विषाणुओं में नहीं होता, यह भी याद रखिएगा।
1831 में देखिए कोशिका में एक होता है केंद्रक। केंद्रक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं का मतलब एक तरह से बोला जाए नियंत्रण केंद्र होता है, क्योंकि इसी में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, आगे बताएंगे। सर्वप्रथम हो गया ये 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका में केंद्रक है कि नहीं, है ना, तो उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1838 में और 1839 में क्रमानुसार। 1838 में जर्मन वनस्पति शास्त्री मैथियस स्लाइडेन, जिसको आप बोलते हैं एम स्लाइडेन, और टी श्वान। 1839 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थियोडोर स्वान यानी टी श्वान, इन दोनों ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि सभी पौधे और जंतु सेल से बने हैं और जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई सेल होती है। एक मिनट, सेल होती है। ठीक है, चलिए, सेल, उसके बाद बनता है टिश्यू, उसके बाद बनता है ऑर्गन, उसके बाद बनता है हमारा बॉडी। सेल सबसे छोटी इकाई, उस कई सेलों को मिलाकर हमारा टिश्यू ये बन गया ऊतक, है ना, टिश्यू। उसके बाद फिर बन गया ऑर्गन। ऑर्गन मतलब एक हाथ अंग है, पेट अंग है, आंख अंग है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी अंग हो गए। उसके बाद उस सारे अंग को मिला दीजिए तो बॉडी बन गया। ठीक है, चलिए, आकार इनका सेल का क्या होगा? तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक। याद रखिएगा 1 मीटर से ऊपर भी हो सकता है। ठीक, सबसे बड़ी सेल किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी सेल है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया उसका है, और इसका आकार है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? सबसे बड़ी सेल अगर पूछा जाए तो बोलिएगा अंडाणु। अंडाणु यानी ओवम, महिलाओं में होता है अंडाणु। ओके, मानव शरीर की सबसे लंबी सेल, अब बड़ी लंबी दोनों में दो फर्क है, बड़ी लंबी अलग अलग होता है। तो लंबी अगर पूछेगा तो बोलिएगा नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी सेल तो सेरिबेलम की, मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल, सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल मानव शरीर की सबसे छोटी सेल होती है। कोशिका के 3 कंपोनेंट यानी 3 घटक हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और तीसरा है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो तीनों याद रखिएगा। पहला, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और तीसरा है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहां पे मैंने एक सेल का, ये जंतु सेल है, जंतु सेल होगा, और एक होगा पादप सेल। पादप सेल का फिगर मैंने नहीं बनाया, बस जंतु सेल का समझा देता हूं। यहां क्या है, ये दिख रहा है पूरा सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जो दोहरी संरचना जो है ना, ये जो दोहरी संरचना है ये वाला प्लाज्मा झिल्ली, यही है झिल्ली, है ना, प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद देखिएगा बीच में जो है, बीच में ये केंद्रिका है, ये वाला चीज। और केंद्रक कौन सा है? तो ये वाला खाली वाला जगह केंद्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइजोसोम, थोड़ा थोड़ा बताएंगे अभी। और ये है आपका ये वाला खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, उसके बाद अंतर्द्रव्य जालिका ये वाला है, छोटा छोटा वाला। लाइसोसोम ये है, सेंट्रोसोम, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और इधर आइए, रसधानी है ये। इसके बाद ये है रिक्तिका, कोशिका द्रव्य हो गया, गोल्जी ये है, और गोल्जी वेसाइकल ये वाले छोटे छोटे वाले हैं। अब इसके बारे में आगे समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। सेल की सबसे बाहरी परत है, देखिए सेल की सबसे बाहरी परत है कोशिका झिल्ली। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, बोलती है कि इधर जाओ, चयन खुद करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, इसलिए इसको हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह भी नाम याद रखिएगा कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को। ठीक, अब आते हैं केंद्रक पे। केंद्रक जो होता है सेल का नियंत्रण केंद्र होता है, यही कंट्रोल करता है सेल को पूरा। इसमें गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र के बारे में समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुणसूत्र देखिए क्या होता है, आनुवांशिकी होता है, जेनेटिक्स होता है। जैसे गुणसूत्र के माध्यम से ही एक पिता के गुण बच्चे में चले जाते हैं, है ना। चलिए, गुणसूत्र में मूल रूप से क्या होता है, तो 2 चीज याद रखना है। 60% यानी 60% होता है हिस्टोन, या इसको बोलते हैं क्षारीय प्रोटीन, और 40% होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके,
चलिए अब नीचे आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। एक सेल में, मान लीजिए एक सेल है ये, तो यहां 2 मीटर लंबा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, जिसमें सूत्र होंगे इस संरचना नुमा, इस तरह से धागा धागा बना होगा, इस तरह से धागा धागा बन के आता है ना। तो ये याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें होंगे 46 गुणसूत्र में बिखरा होता है। 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 या 23 जोड़ी, दोनों एक ही बात है। 22 जोड़े तो दोनों में समान होते हैं। अगर हम बात करें 22 जोड़ों की, तो 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़े मतलब 21 + x, 21 + x, ऐसे तो 22 हो गए। लेकिन 23वां जोड़ा निर्णायक होता है, किसके लिए? लिंग निर्धारण के लिए 23वां जोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, 22 जोड़े तो एकदम बिल्कुल सेम होंगे, मतलब 22 मैंने लिख दिया, 22 जो भी है लिख दिया, जो भी होंगे। जैसे महिलाओं में x होते हैं 22। अब 22 जोड़े, सॉरी 23वां जोड़ा की मैं बात कर रहा हूं। 23वां जोड़ा जो होगा, देखिए दोनों में फर्क है। 23वां जोड़ा 22 + x, ये तो 23वां जोड़ा दो तरीके से होगा। ये मेल में, ये मेल का मैंने बताया है। देखिए 23वां जोड़ी लिंग निर्धारण करता है। नारियों में गुणसूत्र एक समान ही होते हैं, लेकिन पुरुषों में जो होता है वो चेंज होता है। 22 + x यानी 23वां ये हो गया, एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन यहां 22 + y, शुक्राणु होता है किसमें? पुरुषों में, और अंडाणु होता है महिलाओं में। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर अंडाणु मतलब महिला वाला अंडाणु अगर एक्स वाले शुक्राणु से मिलता है, अंडाणु जो है यानी ये 22 + x जो है, अगर 22 + x से मैच करता है तो जाइगोट के टाइम 23वां जोड़ी जो बनेगा वो XX बनेगा। यहां भी x लिया, यहां भी x लिया, तो लड़की होगी। ठीक, एक बार फिर से, 23वां जोड़ी जो है लिंग निर्धारण करता है। अगर अंडाणु जो है, यहां पे अंडाणु एक्स वाले शुक्राणु के साथ मिलती है, तो जाइगोट के बाद जो 23वां जोड़ी बनेगा वो बनेगा XX, यानी वो लड़की होगी। ठीक है, डॉक्टर ऐसे ही पता कर लेते हैं कि लड़की है लड़का है। ऐसा थोड़ा है कि तुरंत दिख जाता है उनको एक ही महीने में कि क्या है, इसी के माध्यम से मालूम वो कर लेते हैं। चलिए, अगर अंडाणु वाई शुक्राणु, देखिए अबर बार ये वाला लेगा, वाई शुक्राणु के साथ मैच करता है तो जाइगोट यानी 23वीं जोड़ी जो बनेगी वो XY, और XY जब बनेगा तो वो लड़का होगा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये, यहां से ये पूछे जाते हैं दो टाइप के क्वेश्चन। पहला गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, फिर दूसरा पूछेगा कि लिंग निर्धारण कौन सा करता है, माता का या पिता का, मतलब माता का या पिता का, तो बोलिएगा पिता वाला करेगा। ठीक है, यानी ये मेल वाला। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे पर सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था, और इनको बोलते हैं हम जेनेटिक्स, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलिए, या आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जेम्स वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या मॉडल बोलिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। कौन? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। तो इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया, तो आप बोलेंगे वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर नहीं, वाल्डेयर। चलिए जीन समझते हैं। अब जीन समझते हैं, अब वो वाला जीन नहीं समझना, भूत प्रेत वाला जीन नहीं है ये जीन अंदर है, बॉडी के अंदर। यह आनुवांशिकी की यूनिट है, इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है, कोई मेन काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, उसी को बोलते हैं हम जीन। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, मेल फीमेल दोनों में, जो टाइम टू टाइम उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे देखिएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है तो आवाज में भारीपन होना, मूछे दाढ़ी निकल आना। अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं स्तनों में उभार आना, या फिर उनका मतलब जो लैंगिक विकास है वो हो जाना। तो देखिए 2-3 हार्मोन्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम क्या है? लड़कियों के स्तन, अंडवाहिनी, योनि और गर्भाशय का विकास करता है। ये एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, किस हार्मोन्स के फलस्वरूप स्त्रियों में इन सब चीजों का विकास होता है। ठीक है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये इसको बोलते हैं
पुरुष का पौरस विकास हार्मोन है ना, पौरस विकास हार्मोन इसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई मतलब लड़की महिला है, कोई महिला है गर्भ धारण करती है, किस हार्मोन की वजह से वो गर्भ धारण कर पाती है, तो उसका है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, गर्भधारक हार्मोन्स स्त्रियों में होता है, ये गर्भ धारण के लिए उत्तरदायी होता है। सेल के दो पार्ट हैं, सेल के दो पार्ट हैं, कौन कौन, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब सेल पे यहां वाला चीज यहां लाते हैं, बाकी तो गुणसूत्र वाला चीज था मैंने बता दिया। अब सेल में देखिए दो टाइप के सेल होंगे, एक तो होगा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा यूकैरियोटिक, इसको बोलते हैं ससीम केंद्रीय कोशिकाएं। हिंदी में भी याद रखिएगा, कई लोग तो नाम सुने भी नहीं होंगे, ससीम केंद्रीय, है ना, पर याद रखना है आपको, यूकैरियोटिक क्या बोलते हैं, ससीम केंद्रीय कोशिकाएं, ससीम केंद्रीय केंद्रकी कोशिकाएं। ठीक है, चलिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और दोनों याद कर लेना है ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे या पूछे कि आर ए की सही व्याख्या करता है, कूट आर कूट ए, ऐसे करके क्वेश्चंस आजकल देने लगे हैं। तो देखिए पहला चीज प्रोकैरियोटिक में ये जीवाणु नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि में मिलते हैं। ये सभी आद्य जीव, आद्य जीव मतलब पुराने जीव, आद्य मतलब होता है पुराना, पुराने जीव पादप मतलब पौधे और प्राणी और कवकों में, यानी यूकैरियोटिक सेल हम सभी में मिलेंगे। क्रोमोसोम इसमें एक होता है, गुणसूत्र इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितना होगा, एक, लेकिन यहां पे एक से अधिक होगा। जैसे मानव में क्रोमोसोम कितनी है, क्रोमोसोम कितना है, 46 है ना। चलिए, इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता इसमें, और इसमें डीएनए और प्रोटीन यानी हिस्टोन होता है। ठीक, अब आते हैं इसमें कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय आदि अनुपस्थित होते हैं। यहां सभी मौजूद होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इसमें क्या फर्क है, जंतु में हम लोग भी आते हैं, है ना, तो पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे वाले सेल में और हमारे वाले सेल में क्या अंतर है मुख्य रूप से, तो दो चीज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, पौधों में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल पाई जाती है, पौधों में सेल वाल पाई जाती है, ठीक, कोशिका भित्ति। यहां पे कोशिका भित्ति जंतु वाले में नहीं होगा, कोशिका भित्ति होगा ही नहीं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक, पौधों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रंग होता है। अभी आपको दिखाते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यह पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण हरे रंग का होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या है, वर्णी लवक के कारण रंग जो होता है आपका दिखा देते हैं, हरे रंग को छोड़कर पौधे के जितने भी अन्य रंग है उसके लिए उत्तरदायी होता है, कौन, वर्णी लवक। जैसे देखिएगा गाजर का रंग कैसा होता है, थोड़ा लाल टाइप का दिखता है, तो गाजर का रंग जो लाल होता है वो किस वर्णक की वजह से होता है, तो आप बोलेंगे कैरोटीन। क्या बोलेंगे, कैरोटीन की वजह से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हल्दी का रंग पीला होता है, क्यों होता है, तो जैंथोफिल वर्णक के कारण, उसमें वर्णक होगा उसके कारण। फिर है टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। जैसे टमाटर कच्चा है, ठीक है, टमाटर कच्चा है तो जैसे ही टमाटर लाल होगा उसमें लाइकोपिन वर्णक आता है। फिर सेव का रंग लाल होता है एंथोसायनिन के कारण। और एक चीज और याद कर लीजिएगा, सेव से संबंधित चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी को भी एनीमिया, रक्त अल्पता या खून की कमी है तो वो 3 चीजों का सेवन जरूर करें। पहला पालक, पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। दूसरा सेव, सेव में भी प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, लेकिन इन तीनों में। और तीसरा है मड़ुआ, मड़ुआ तो आपने देखा भी नहीं होगा, खैर बहुत लोग देखे होंगे, खाए होंगे, बहुत प्राचीन टाइम में होता था। प्राचीन मतलब आज के 10 साल पहले होता था, आजकल तो बहुत लोग विस्तार कर रहे हैं, पता नहीं चाइनीज फूड क्या क्या खाते रहते हैं ना, और ये प्राकृतिक चीज से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं, और इसलिए हमारा बॉडी जो है वो कभी कभी बीमार हो जाता है। पहले के टाइम में लोग बहुत स्वस्थ होते थे। तो सेव जो है, बोलता है ना डॉक्टर, एक सेव खाओ, दूर रोगों को दूर भगाओ, डेली एक रोज एक सेव खाओ और रोगों को दूर भगाओ। तो सेव में पर्याप्त मात्रा में भी आयरन होता है। तो अगर किसी को खून की कमी, रक्त अल्पता या एनीमिया है तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पालक खाने चाहिए, सेव खाने चाहिए, मड़ुआ।
इन तीनों में अगर सबसे पूछा प्रचुर मात्रा में तो बोलिएगा पालक। पालक में प्रचुर मात्रा में से ये आयरन होता है। पपीता का रंग जो होता है पीला, वो होता है कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण। एक चीज और आप याद रखिएगा, चाय जो है वो जब आप पीते हैं तो नींद उड़ जाता है आपका। जैसे नींद आ रहा है, चाय पिए तो थोड़ा देर के लिए आप जग जाते हैं, उसमें एक उत्प्रेरक होता है जो आपको जगाता है। उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? थीन। चाय में क्या होता है? थीन। कॉफी जब आप पीते हैं तो बड़ा ताजगी महसूस करते हैं। आमतौर पे जितने भी पीएससी कैंडिडेट हैं या यूपीएससी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, आमतौर पे ऐसा रिसर्च में पाया गया है, सबको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आमतौर पे काफी लोगों को कॉफी पीते हैं। कॉफी में क्या ऐसा होता है जो आपको जगाता है? तो कॉफी में होता है कैफीन। आप तंबाकू खाते हैं, नशा आता है, तंबाकू में क्या होता है? तो निकोटीन। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन। तो ये सारी बातें याद आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आगे। यहां पे मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आयोग का, बहुत सारे आयोग पूछे करते थे। अब तो क्वेश्चन का देखिए स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज कर रहा है लोग, और वर्तमान टाइम की बात करें तो क्वेश्चन थोड़े से इस टाइप से भी पूछे जा रहे हैं कि व्याख्या दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि एक कूट दे रहा है, दूसरा कूट दे रहा है और फिर ऑप्शंस दे रहे हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं, आर गलत है, ए सही है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चों में, जैसे हम लोग में जो है ना, आप सभी जो तैयारी करें, हम लोग में 206 होगा, लेकिन जो बच्चा है 4 साल 3 साल 5 साल का, तो उसमें कितना होगा? उसमें होगा 208। 2 हड्डियां बाद में जुड़ जाती हैं। अगर पूछेगा कि कोई बच्चा जन्म लिया, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, उसमें कितना होगा? तो 300। ये भी तीनों याद रखिएगा। मांसपेशियां कितना होगा? 639। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो जांघ की फीमर, जांघ में होता है फीमर हड्डी, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए तो कान का स्टेप्स, कान में 3 हड्डियां होती है, मैलियस इनकस और स्टेप्स। 3 हड्डियां होती हैं कान में, बस 3 ही होती हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक। अब हड्डी है मांसपेशी से जुड़ा हुआ है ना, मांसपेशी से जुड़ा हुआ है। मुर्गा खाने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए। खैर, जो मतलब नॉनवेज खाते हैं वो देखिएगा, जब आप खींचते हैं उस पार्ट को तो उसमें देखिएगा लगा होता है, हड्डी से चिपका होता है। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है, हड्डी से चिपका हुआ है, मांसपेशी एकदम चिपका हुआ है। ऐसा नहीं कि हड्डी अलग है मांसपेशी अलग है ना। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टिश्यू जो है, ऊतक है, उसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से कौन मिलाता है, जैसे मान लिया जाए, दिखा देता हूं मैं, 1 मिनट। मान लिया जाए ये मेरी हड्डी है, यहां इधर हड्डी है, इस हड्डी को यहां पे कलाई को कौन जोड़ा है? हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ है ना, एक ही हड्डी नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे रहता, फिर ऐसे होता ही नहीं। फिर यहां वाली हड्डी जुड़ी हुई है। फिर नी कैप, यहां नी कैप है पैर में, उनको कौन जोड़ता है? तो उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन है? लिगामेंट। ठीक है। अब आते हैं एक जान्विक, जिसको बोलते हैं जानुफलक या पटेला। घुटने के सामने कटोरी जैसा होता है, यहां पे घुटने में देखिएगा आप कटोरी जैसा लगा है, वो उसको बोलते हैं नीकैप भी कहते हैं, नीकैप। तो आप क्या बोलेगा? घुटनों को जोड़ने वाला, मतलब जांघ और नीचे वाले पार्ट को बीच में जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम? जान्विक, जानुफलक, पटेला। इसको हम नी कैप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हड्डी के लिए बहुत जरूरी क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, आपका हड्डी मजबूत रहेगा। बचपन से जिन्होंने दूध का सेवन बहुत ज्यादा किया हो, ठीक है, दूध का सेवन, गाय का या भैंस का या जो भी है, आप बकरे का भी कई लोग दूध का सेवन करते हैं, तो गाय का, भैंस का, जिन्होंने भी दूध का सेवन खूब किया होगा, उनकी हड्डी आमतौर पे और बाकी लोगों के बनिस्पत काफी अच्छी होती है, मजबूत होती है, जल्दी क्रैक नहीं करते हैं। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस है तो हड्डी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। ठीक है। और हड्डी के लिए महत्वपूर्ण अवयव जो है कैल्शियम फास्फोरेट, मैंने बता दिया। अस्थि यानी बोन वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? डी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने ये बताया है विटामिन वाले क्लास में। चलिए खैर, खोपड़ी यानी स्कल, खोपड़ी जो होता है, जैसे ये खोपड़ी ले लिए, इसमें होता है 22 हड्डी। अगर टोटल की बात करूं मैं, कान वान को लेके गर्दन तक, तो 29 होंगे, लेकिन मैं दिखा देता हूं। खोपड़ी 22 हड्डी जो होंगे, 8 हड्डी ब्रेन को सेफ रखते हैं। 8 हड्डी जो होते हैं ब्रेन यानी मस्तिष्क को एकदम बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। इन्हें
क्रैनियम कपाल कहते हैं, इन्हें क्रैनियम कपाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 हड्डी को ब्रेन, मतलब 8 हड्डी जो है ब्रेन को एकदम सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? क्रैनियम कपाल बोलते हैं। 14 हड्डी फेस बोन होते हैं, फेस बोन, ये बड़े सुंदर दिख रहे हैं, ये 14 बोन का कमाल है कि सुंदर दिख रहे हैं, है ना? खैर कोई नहीं। नेक बोन यानी गर्दन में बोन जो है वो एक ही है। और उसके बाद ईयर बोन, ईयर 2 हैं आपके, तो एक ईयर में 3 हड्डी है। मैंने क्या बताया? मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डी इस साइड और 3 हड्डी इस साइड, तो मिला के हुए 6। गर्दन वाला एक 7 और 22 यहां पे आपका खोपड़ी में, तो टोटल बोन्स कितने हुए? 29 यहां। ठीक है, चलिए। पैर की हड्डी को जो बोलते हैं हम टिबिया और फिबुला, पैर में हड्डी होती है, याद रखिएगा, टिबिया और फिबुला, ये नीचे होती है टिबिया फिबुला। पक्षी को अस्थियों में, पक्षी की अस्थि में वायु प्रकोष्ठ बने होते हैं, इसलिए वो तेजी से उड़ पाते हैं। अगर वायु प्रकोष्ठ नहीं होते तो वो उड़ नहीं पाते। चलिए आगे आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गोताखोर के पैरों में फ्लिपर लगे होते हैं, देखिएगा इस टाइप का, मतलब एकदम चौड़ा लगा होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, जाल टाइप का लगा होता है फ्लिपर गोताखोरों में, तो उन्हें तैरने में मदद करता है। अगर फ्लिपर नहीं लगेगा तो वो तैरने में मदद नहीं करेगा। आपको कमेंट करने हैं कि गोताखोर जब जाते हैं अंदर पानी के तो वो कौन से गैस को भर के जाते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कि गोताखोर जब जाते हैं पैरों में फ्लिपर लगा के तो अंदर पानी के अंदर जाएंगे तो वहां तो ऑक्सीजन है नहीं, पानी के अंदर कैसे लेंगे? पानी भर जाएगा नाक में ना, तो वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में क्या क्या भरा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा। अब आता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में देखिए, नर्वस सिस्टम नहीं बोलते हैं, नर्वस हो गया मतलब आपका ये दिमाग का ये जो तंत्र है काम करना बंद कर दिया, तो आप फिर वो काम नहीं करते हैं जो एक व्यक्ति आपसे अपेक्षा रखता है, आप उल्टे पुल्टे हरकत करने लगेगा। तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम आपका सही होना चाहिए। ये काम क्या करता है? हमारे मस्तिष्क में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन देखा, मान लीजिए कोई एकदम सुंदर वस्तु देखा तो उठा लो, तो ब्रेन कहेगा नहीं चोरी नहीं करना है, यही काम करता है। और कभी देखिएगा अगर ये फेल हो गया तो वो पागल हो गया, कुछ भी कर देगा, पागल शर्ट खोल के घूम रहा है और गाना गाते फिर रहा है, तो वो क्या होता है उसमें, यही काम नहीं करना बंद कर देता है। यानी नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं उसका फेल हो जाता है, और नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय होते रहेगा। चलिए, इसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब ये 3 चीजों से तंत्रिका तंत्र बना है। पहला है न्यूरॉन, न्यूरॉन को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क में जो सूचना आदान प्रदान करता है, कंप्यूटर में जो सूचना यानी लेते हैं और देते हैं, आउटपुट इनपुट, वही चीज यहां भी है। तो मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करना, मस्तिष्क से सूचना लिया दिया, ये कौन करता है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। दूसरा है ब्रेन, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, जिसमें सारा डाटा फीड कर रहे हैं आप, मेरी बातों को भी फीड कर रहे हैं आप, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं आप, वो है आपका ब्रेन। तीसरा है स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। अगर मैं बात करूं ब्रेन और स्पाइनल कोड की यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु की, ये दोनों होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब हेड, केंद्रीय मतलब हेड तंत्रिका तंत्र, इनसे बहुत सारा चीज संचालित होता है। ब्रेन का जो औसतन वजन देखा गया है 1300 से 1400 ग्राम, औसतन वजन में बता रहा हूं। अब ब्रेन जो है यानी मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है, ये देखिए 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरे को बोलते हैं पश्च या अनुमस्तिष्क। ओके, अग्र मस्तिष्क में होंगे, अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? आगे का मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मेन चीज यही सोचेगा, मेन काम यही करेगा सोचने का। कौन? अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क और दूसरा है डाइएन्सिफेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च या अनुमस्तिष्क। पहले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोल रहे हैं। इसके 2 पार्ट, पहला सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है या प्रमस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। डाइएन्सिफेनॉल के 2 पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यह 37 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखता है हाइपोथैलेमस, यानी मानव शरीर में ताप का नियंत्रण करके रखता है हाइपोथैलेमस।
तो मानव शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको फिर से एक सवाल देता हूं मैं कि आप फ़ारेनहाइट में बता दीजिए, और अगर केल्विन में बताना है तो केल्विन में बताइए। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर मैंने बताया 37 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है आपको कमेंट के माध्यम से कि कितने फ़ारेनहाइट होते हैं और कितने केल्विन होते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, चलिए। दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च या अनुमस्तिष्क। देखिए इसमें दो पार्ट हैं आपका। पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह गति नियंत्रण, जैसे मान लिया हम बोल रहे हैं तो बोलेगा कि नहीं रुको, बच्चा लोग नहीं समझ पाएगा, थोड़ा स्पीड कम करो। ये कौन कर रहा है मेरे अंदर? सेरिबेलम। शरीर संतुलन, बॉडी संतुलन में, जैसे मुझे ये से खड़ा रहना है, अब यहां डांस नहीं करने हैं, है ना। कहने का मतलब कि जहां पे आपका बॉडी कंट्रोल करना है वो कौन करेगा? सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशियों की क्रिया को कंट्रोल करता है। अब इच्छा कर रहा है कि सो जाऊं, बोलता है नहीं अभी रुको, पढ़ो। जैसे आपकी इच्छा होती है कि कुछ खा लूं, बोलता है पहले पढ़ो। ये कौन करता है? सेरिबेलम। ओके, चलिए अगला पार्ट है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा। किसका? पश्च या अनुमस्तिष्क के दो भाग, पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। ठीक है, मस्तिष्क में जहां होगा पीछे का भाग है। यह सभी अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब मेरी इच्छा नहीं है, जैसे श्वास ले रहे हैं हमारी इच्छा है, मत तो लीजिए, ऐसा नहीं करना है, ट्राई नहीं करना है। ब्लड प्रेशर अपने आप चल रहा है, वो हम नहीं चला रहे, अपने आप चल रहा है। ब्लड प्रेशर हो गया, लार आना, लार अपने आप आ रहा है, वो चाह के भी आप नहीं रोक सकते हैं, अनैच्छिक है। छींक आना आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, कई लोग रोक लेते हैं, अलग बात है, लेकिन नहीं रोक सकते हैं। वमन मतलब वोमिटिंग, आप नहीं रोक सकते हैं उल्टी को, वोमिटिंग को। और खासकर महिलाओं को तो देखिएगा बस में बैठेंगे तो कई महिलाओं को मैंने देखा उल्टी कर देती हैं, वो रोक नहीं सकते हैं आप, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन यानी श्वास लेना आदि क्रिया का केंद्र कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? चलिए, मेरुरज्जु का काम क्या है? मेरुरज्जु मस्तिष्क तथा समस्त शरीर में फैली जो तंत्रिका है उनके बीच पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। स्पाइनल कोड जो है मस्तिष्क यानी ब्रेन और समस्त शरीर में फैली तंत्रिकाओं के बीच सेतु का काम करता है, मतलब सबको बना के रखता है। चलिए अब मैं आपको यहां फिगर समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये हमारे सूर्य भगवान है। ठीक है, सूर्य एक ग्रह है कि तारा है? तारा है, ग्रह नहीं है। ग्रह पृथ्वी ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पे हम रहते हैं, नीला ग्रह है ना। तो सूर्य भगवान है, एक तारा है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलिए सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत को हम बोलते हैं O3। ठीक है, निकाल देते हैं सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें, ये रोक दिया यहां पे। ठीक है, अब ये रोक दिया। ओजोन परत जितना मोटा होगा, कोई परत अगर मोटी है तो उतना वो चीज स्टोर करेगा। जैसे आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपके पास रुमाल है, रुमाल मैं दिखाता हूं एग्जांपल, अभी तो मेरे पास रुमाल नहीं है, रुमाल, तो रुमाल में अगर आपका लेयर इतना है, मान लीजिए इतना इतना मोटा है, पानी डालिएगा तो कुछ देर रुकेगा। रुमाल मान लीजिए इतना मोटा हो गया तो पानी एक मग सोख लेगा, यानी जितना मोटा लेयर होगा उतना वो चीज सोख लेगा। ओजोन परत जितना मोटा होगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को उतना रोक पाएगा। ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ओजोन परत दिन प्रतिदिन पतला हो रहा है, कारण CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्यों ये उत्पन्न हो रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो देखिए उसके कारण एयर कंडीशनर जो लगे हुए हैं, यानी AC का जो प्रयोग हो रहा है, उससे CFC गैस बनती है। जेट विमान से निकलने वाले धुएं CFC गैस बनाती है। ठीक, और कुछ स्प्रे हैं वो CFC गैस बनाती हैं। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले जो गैसेस हैं, अब तो मतलब क्लोरीन गैस, वो आपके CFC बनाते हैं। और हम लोग को AC के बिना रहा नहीं जाता है, AC के बिना रहा नहीं जाता है, तो ये सब CFC गैस बनाते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यहां जाएगा वायुमंडल में और ओजोन को प्रभावित करेगा, धीरे धीरे उसको पतला कर रहा है। ठीक, चलिए एक चीज और आपको बता देता हूं, 5 वायुमंडल की 5 परतें हैं। देखिए ये है आपका, ये है 3 4 5, ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, यहां पे सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, धूल, आंधी, वाष्प, वर्षा, सारे कुछ होते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल में। यह है आपका समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल में तापमान समान रहेगा, प्लेन यहीं उड़ा करते हैं और ओजोन लेयर यही है, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है। ठीक, उसके बाद है मध्य मंडल।
उसके बाद है आयन मंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, आयन मंडल से रेडियो तरंगे निकलती हैं, जिसके फलस्वरूप दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, है ना, तो इसके फलस्वरूप आप रेडियो, टीवी, मोबाइल वगैरह चला पाते हैं। ठीक, इतनी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जहां पे हम चल रहे थे। सबसे पहला तो यह कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, पेड़ लगाओ देश बचाओ। जब भी आप जहां भी आने वाले टाइम में जब मौसम हो तो पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि आप पेड़ लगाएंगे तो कम से कम, अब ये नहीं सोचना है कि 2 पेड़ लगाने से क्या होगा, 2 पेड़ लगाने से क्या होगा बहुत कुछ प्रभाव होगा। कम से कम उस जगह का एरिया तो ठीक हो गया। खैर चलिए यहां पे चलते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक विकिरणों को कौन रोका? ओजोन परत। यहां से आपका ताप, लाइट, हीट सब आया पृथ्वी पर। सूर्य का हीट वगैरह सब कुछ आ रहा है। जैसे दिन में आप यहां पे होते हैं ना, और पृथ्वी भी हमारी क्या है, बहुत गर्म है। अंदर से देखिएगा पृथ्वी के जो 3 परत हैं, क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, कोर और मेंटल, है ना, कोर और मेंटल। तो ये जो 3 हैं वो आपके परत जब अंदर जाते हैं आप तो अंदर बहुत गर्म है। ऐसा भी पता होगा कि पृथ्वी बहुत बिग बैंग थ्योरी के फलस्वरूप इन सब का जन्म हुआ तो बहुत गर्म था, अभी भी गर्म है। खैर यहां पे एक ऐसा है, एक क्वेश्चन अभी बहुत बढ़िया पूछा था कि अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, यानी हरित गृह प्रभाव, मैं यहां पे लिखते चलता हूं, हरित गृह प्रभाव, ओके, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव यहां पे है, ये नेचुरली है। अगर ये नहीं होता पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नहीं होता तो ये है। और हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं, मैं एक बार यहां दिखा देता हूं, इसको जरा मिटा दूं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं, जो गैस है सबसे ज्यादा है आपका नाइट्रोजन 78.08%, ये नाइट्रोजन है। चलिए O2 है आपका, ऑक्सीजन जो हो गया वो 20.95, यानी इसको मान लीजिए 21%। उसके बाद है ऑर्गन 0.93% ऑर्गन है। और उसके बाद है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वह 0.03%। तो ये गैसों का क्रम याद रखिएगा। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? तो वो है 78.08%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? 20.95, या इसी को बोलते हैं रफली हम 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या काम करता है? किसी भी चीज को जलाने में मदद करता है। नाइट्रोजन क्या काम करता है? जले हुए चीज को बुझाने में। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं हो तो जैसे मान लिया हम दिया जला दिए, माचिस से जला दिए दिया, तो दिया बुझेगा ही नहीं फिर। और मान लीजिए वायुमंडल में ऑक्सीजन है ही नहीं, पहला तो हम ही खत्म हो जाएंगे, सारे लोग ऑक्सीजन लेंगे नहीं। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ध्यान दीजिएगा, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होगी उस समय वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पादप यानी पौधे, हरे वाले पौधे। और दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, लाल प्रकाश, वो, और पृथ्वी से खनिज, लवण, जल वगैरह अवशोषण करके, और पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। और भोजन बनाने के फलस्वरूप एक चीज निकलता है O2 यानी ऑक्सीजन, वो वायुमंडल में विमुक्त होता है। इसलिए तो बोला जाता है कि पेड़ लगाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका CO2 का अवशोषण करेगा, CO2 को खींचता है। और CO2 सबसे ज्यादा उत्तरदायी है आपका हरित गृह प्रभाव। और अगर हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आज जो आप देख रहे हैं, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना जो आज देख रहे हैं आप, टेम्परेचर इतना हाई हो गया, क्यों हो गया? कारक हम ही हैं, मान लीजिए ना, गलती हम ही है। क्यों? आप जब घर बनाते हैं तो पेड़ को फटाफट कटवा देते हैं, क्यों 4 पेड़ नहीं लगवाते? आपके पास जमीन की कमी है नहीं। पेड़, एक घर बनाने के लिए एक व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए हो जाते हैं, आपको पेड़ लगाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं 200-300 रुपए लगते हैं। लगा दीजिए ना, आपका पर्यावरण शुद्ध रहेगा, आप भी स्वच्छ शुद्ध रहिएगा, और कम से कम ग्लोबल वार्मिंग में 0.0001% तो भूमिका आपकी होगी, मतलब कम करने में, बढ़ाने में नहीं। खैर, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम आगे, यहां पे देखिए हरित गृह प्रभाव में क्या है आपका, ये तो आपका यहां पे जलवाष्प है, वाटर वेपर है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन है,
धरातलीय ओजोन है, बहुत सारा चीज मिलके हरित गृह प्रभाव बनाता है। तो पृथ्वी सूर्य से जब ऐसे आएगा हीट, तो ये जितना मोटा होगा, जैसे मान लीजिए इतना पतला है तो कुछ टकरा के वापस चला गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस भी चला गया, लगभग 65% वापस चल जाता है, 35% के पास रुक गया। लेकिन जैसे जैसे ये मोटा होगा ज्यादा हीट लेगा ना, जैसे जैसे ये, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा मोटा परत, तो मोटा परत क्यों हो रहा है, अरे मोटा परत क्यों हो रहा है, आपका CFC बढ़ रहा है, आपका CO2 बढ़ रहा है, आपका वाटर वेपर बढ़ रहा है, आपका सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये हरित गृह प्रभाव में जो है आपका सब कुछ मोटा हो रहा है। पृथ्वी के जो ऊपरी परत है वो हरित गृह प्रभाव वाले जो मोटे हो रहे हैं उसके कारक हम ही हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसी हरित गृह प्रभाव का एक इफेक्ट होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो कारक होंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे ग्लोबल वार्मिंग कहां, यहां पे ग्लोबल वार्मिंग यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहला तो होगा CO2, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, CO2 के बाद होगा आपका CH4 मीथेन, फिर होगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर होगा आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 की भूमिका लगभग कितना, 60% के आसपास होती है, 60%, 40 नहीं 60%। CH4 का होता है 20% के आसपास, और इसका होता है लगभग 6% नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सबसे उत्तरदायी कारक है मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा CFC। अब आप एक बात बताइए, ग्लोबल वार्मिंग आप समझ लिए, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है उसके कारण मैंने बता दिए। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना, नाइट्रस ऑक्साइड की वृद्धि होना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि होना, वाटर वेपर की वृद्धि होना। क्यों हो रहे हैं, कारक हम हैं। अब पृथ्वी पर जो हरित गृह प्रभाव पहले से नेचुरली जो लगी हुई है, एकदम जो आद्य काल में चले जाइए आप, आद्य काल में जब मानव जीवन रहते थे, मतलब मानव जीवन जब स्टार्ट हुआ था या कुछ दिन बाद, उस समय इतनी गर्मी नहीं हुई करते थे, नहीं होता था, कोई पंखा कूलर AC वगैरह नहीं थे। ये तो अब हो गया ना। अब पहले क्या था, खाली जंगल था। आप जहां रहते हैं आज के टाइम में, आप अपने घर वालों से पूछिएगा, दादा लोग से पूछिएगा कि आज के 50 साल पहले क्या ये जगह पे, आसपास पे जगह पे क्या ये घर था या बिल्डिंग थे, नहीं, वो जंगल था। तो आज आप काट काट के पेड़ों को बना रहे हैं, तो पेड़ों को काटिएगा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा में विस्फोटक वृद्धि होगी। और CO2 कैसे बनता है, जब आप किसी भी चीज को जलाते हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, कोयला कहां जलता है, सबसे ज्यादा कोयला कहां जलता है, फैक्ट्रियों में। सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहां है, चाइना में ले लीजिए, CO2 के उत्सर्जन में नंबर 1 कंट्री है। भारत भी कम नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे। अमेरिका को देख लीजिए, वो भी बहुत आगे है। भारत को देख लीजिए, वो भी कम नहीं है। तो आप फैक्ट्री लगाए, बहुत सारा चीज लगाए, जलने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। उसका अवशोषण करने के लिए कौन चाहिए, पेड़। तो जितने मात्रा अधिक मात्रा में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, उससे 10 गुने पेड़ लगा दीजिए, नहीं होगा ये सब चीज, फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नहीं होंगी। पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं। आज आप कहीं भी जाते हैं, गर्मी से बेहाल होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ये। यही नहीं, अगर आपका ये भी और कमजोर होगा तो पराबैंगनी किरणें धीरे धीरे यहां पृथ्वी पर आएंगे। हालांकि वैज्ञानिक बचा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको ये काम करना है कि पेड़ जरूर लगाने हैं। तो अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे बॉडी पे, स्किन पे पड़ते हैं, तो हमको त्वचा कैंसर भी हम लोगों को हो सकती है ना। जानवरों को बहुत घातक चीज है वो पराबैंगनी किरण। तो ये सारी चीजें हैं। आपको मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो हरित गृह प्रभाव के कारण। हरित गृह प्रभाव में क्या हो रहा है भाई, वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, है ना, वाटर वेपर हो गया, इन सबको मिला के हरित गृह प्रभाव बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। ये बनता तो है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब सारे वायुमंडल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने से परत मोटा होगा और पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हर साल 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। कारण है इन सब गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होना। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी कारक आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की, तो सबसे ज्यादा CO2 60% इसमें भूमिका निभाता है, CH4 20%, N2O 6%, CFC उसके बाद। तो ये याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनते हैं मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, और
चलिए आज के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 बातें आपसे कर लूं तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष मेरा मोटिवेशन बस चंद मिनटों का है, चंद मिनटों का या चंद सेकंडों का बोलिए। आप सभी अपना तैयारी दिन प्रतिदिन मेहनत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे विश्व में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है या सबसे बोले हार्ड वर्क वो होता है पढ़ाना। दूसरा सबसे हार्डेस्ट वर्क होगा पढ़ना, क्योंकि जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं आप तो पूरा माइंड, पूरा बॉडी, पूरा सब कुछ आपको लगाना होता है। जैसे एक मजदूर जब खेत में काम करता है तो केवल वो शारीरिक रूप से कर रहा होता है, वहां पूरा दिमाग नहीं लगाना है, पूरा दिमाग नहीं लगाना, यहां पे पूरे दिमाग लगाना है। तो आप इस दुनिया के सबसे दूसरे अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब अच्छा काम कीजिएगा तो हो सकता है कुछ लोग जो बुरे लोग हैं वो आपका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज करने का कोशिश करेंगे। खासकर लड़कियों को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लोक सेवा का आयोग तैयारी करेगी। आप मत सुनिए उनकी बातों को, आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। धारा मतलब आर्टिकल 352, 356, 360 तीनों लगा दीजिए और अपने आप को समर्पण कर दीजिए पढ़ाई के प्रति। जिस दिन आप मेहनत करके और कुछ प्रखर बन के निकलिएगा ना, उस दिन वो इंसान आपके सामने नतमस्तक होगा और आप गर्व से कहेंगे कि आप ही बोलते थे ऐसी बात। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ऐसी वाली बातें हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो कुछ ना कुछ कमेंट आपके आते रहेंगे। मत घबराइए, आप अपने काम नियमित रूप से करते रहें, एक जोश के साथ करते रहें। मेरी एक बात याद रखिएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तकरीर से पहले पूछे बता एमपीपीएससी में तू कौन सा पद लेगा। तो यह भी याद रखिएगा, एकदम जोर शोर से लगना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता से बोल दीजिए कुछ दिन के लिए एकदम धारा सब लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, अपने काम को करिए। कहीं रिलेशन में टाइम मत बिताइए। रिलेशन मतलब कहने का मतलब कोई आ गए बैठ गए वहां नहीं। आप लोक सेवा आयोग की तैयारी में लगे हैं तो जबरदस्त तरीके से लगिए और जितना दिन तक एग्जाम है एकदम जी जान लगा दीजिए और बाकी तैयारी कीजिए। यहां से पूरा आजाद टीम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके जो कुलिंदर सर हैं वो भी आपको दिन प्रतिदिन मेहनत में लगे हुए हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सारे कुछ। उसके बाद जो हमारी टीम है, टोटल टीम, रवि आजाद सर हों या शशि सर हों या फिर आपके रावेंद्र सर हों या फिर छत्तीसगढ़ वाले वो, तो जितने भी है या मैं हूं, टोटल लोग क्या आपको कर रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं। तो इनका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को एकदम समर्पण के साथ करिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम अपने लाइफ में मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।